हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट 10 फ्री स्टडी मटेरियल में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं जो विद्यार्थी अभी क्लास 11th में हैं और जिनका एग्ज़ाम आज होने वाला है। आज नहीं, मतलब जिनका एग्ज़ाम होने वाला है इंग्लिश को 25 तारीख को, उनके लिए इंग्लिश कोर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आपको बता दें कि आपको 1 घंटा का टाइम मिलेगा आपका एग्ज़ाम में और 40 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसी फॉर्मेट में जस्ट लेकर के आ गए हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन के साथ, जो ऑप्शन हम बताएंगे उस ऑप्शन के साथ हूबहू आपके एग्ज़ाम में भिड़ेगा ये क्वेश्चन। ये हम नहीं, यहाँ पे आप एग्ज़ाम देने के बाद आप अपने बोलिएगा, आकर के देख लीजिएगा। जैसे कि हम बताए थे क्लास 12th वालों का, अभी पता होगा कि क्लास 12th का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है। वहाँ हम लोग बताए थे, हम सिर्फ 4 वीडियो दिए थे और 4 वीडियो का ऑब्जेक्टिव लगभग सब ऑप्शन के साथ मिल गया था। विश्वास नहीं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है वीडियो का, वहाँ से जा कर के आप मिला सकते हैं। उसी प्रकार से हम क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए भी ये वीडियो लेकर के आ गए हैं। आपका भी ऑप्शन के साथ सारा क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए बिना लेट के वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले आपका फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट क्या रहेगा शॉर्ट में जल्दी से देखते हैं। यहाँ देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू सेलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट अप्रोचेड आंसर, जो आपको सबसे सही सुटेबल आंसर लगे उसको आप लोगों को सेलेक्ट करना है। ऑल द क्वेश्चन आर कंपलसरी, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सभी क्वेश्चन को बना देना है। और 9 मार्क्स विल बी डिक्लेयर्ड फॉर रॉन्ग आंसर, और अगर आप गलत आंसर लिखते हैं तो आपका 1 नंबर भी नहीं काटा जाएगा। ये है आपका यहाँ पे दिया हुआ। इसे आप लोग तो जानते ही होंगे। चलिए हम लोग फटाफट से क्वेश्चन को शुरू करते हैं, इसे छोड़ते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया जाएगा। उस पैसेज को पढ़ करके आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का आंसर करना है। इसे आप लोग कर लीजिएगा, इसलिए आपको हम 1 से 5 तक का आंसर छोड़ देते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट हम लोगों को ज़्यादा नहीं करना है। हमको पता है कि आप लोगों के पास ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग एब्रीविएशन इन द नोट मेकिंग। आप लोगों को पता होगा नोट मेकिंग में एब्रीविएशन पर यूज करते हैं। अब एब्रीविएशन का काफ़ी लोगों को मतलब पता नहीं होगा, तो बता दें कि इज इक्वल टू बोले तो इक्वल टू इंक्रीजिंग के लिए कुछ सैम्बल का प्रयोग कर करके हम लोग नोट्स बनाते हैं, उसे ही नोट मेकिंग बोलते हैं। तो पूछ रहा है इनमें से नोट मेकिंग का एडवांटेज कौन सा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इट रिड्यूस द टाइम टेकन टू राइट द नोट्स। ये नोट्स को लिखने में पूरा लिखना पड़ता है उससे, जैसे कि इंक्रीजिंग लिखना है तो आपको इंक्रीजिंग पूरा लिखना पड़ता है, उससे पहले एक सैम्बल दे दीजिए, हो गया। ये नोट मेकिंग इसमें कम रिड्यूस करता है टाइम को नोट मेकिंग बनाने में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। when writing a summary, which of the following should be avoid। समरी लिखते समय हम लोग किस चीज़ को अवॉइड करते हैं, मतलब समरी में हमें किस चीज़ को नहीं लिखना होता है। तो इसका आंसर होगा, गलत आंसर इनमें इसमें से छांटना है। तो इंक्लूडिंग अननेसेसरी डिटेल्स, जो डिटेल ज़रूरी नहीं होता है उनको इंक्लूड करते हैं हम लोग समरी में। ये गलत कह रहा है, मतलब हम लोगों को गलत आंसर को ही छांटना था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ए, बी और डी को देख लेते हैं। देखिए, यूजिंग योर ऑन वर्ड, आप अपना वर्ड का यूज कर सकते हैं, ये सही है। राइटिंग कॉन्सियसली, ये भी सही है। और ये भी सही, ओरिजिनल कंटेंट से भी हम लोगों को देख करके लिखना रहता है अपने से, जो परसों नहीं छाप देना रहता है। ये रहा। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे एक आपको दिया रहेगा, बुक से उठा करके कोई पोएम का 2-4 लाइन और उससे देख करके इसे आप लोगों को पढ़ना है। और इसके बाद इससे आंसर पूछेगा क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 का, उसका आंसर देना है। तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, तो पढ़ लीजिए। ये द लवर्नम टॉप चैप्टर से लिया गया है एक एक्सट्रैक्ट को। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है इससे, व्हाट इज द प्राइमरी इमेज डिस्क्राइब इन द पोएम द लवर्नम टॉप। जो लवर्नम टॉप पोएम है इसमें प्राइमरी क्या डिस्क्राइब किया गया है वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द लवर्नम ट्री ब्लूमिंग विथ येलो फ्लावर। जो लवर्नम ट्री है वो येलो फ्लावर के साथ ब्लूमिंग कर रहा है, इसे दिखाया गया है इस पोएम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी पोएम से है।
व्हाट इफेक्ट डज द बर्ड हैव ऑन द लबर्नम ट्री इन द पोएम। लबर्नम ट्री में बर्ड के पास कौन सा इफेक्ट बर्ड शो करता है, सो आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट एड्स लाइफ टू द स्टिलनेस ऑफ द ट्री। जो ट्री स्टिलनेस मरा जैसा दिख रहा था उसको लाइफ देता है ये बर्ड जो होता है। सो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, What word is the poem suggest the soft movement of the tree। soft movement of the tree के लिए कौन सा पोएम में वर्ड सजेस्ट किया गया है, तो इसे बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वाइंग। ये सब आपको बुक नहीं भी पढ़े होंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें मिल जाएगा आपका, आप पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब आगे 11 देखते हैं। What is the relation between the rain and earth as described in the poem The Voice of the Rain। The Voice of the Rain में अर्थ और रेन के बीच में कैसा रिलेशनशिप को बताया गया है, क्वेश्चन नंबर ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द रेन प्रोवाइड्स लाइफ टू द अर्थ। जो रेन है वो अर्थ को लाइफ प्रोवाइड करता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग VVI कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ डज द पोएट फील अबाउट द लॉस ऑफ चाइल्डहुड। जो पोएट है वो चाइल्डहुड को लॉस्ट करके कैसा फील कर रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ही रिग्रेट लॉसिंग द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज द पोएम फादर टू सन हाईलाइट अबाउट द फैमिली रिलेशनशिप। फादर टू सन में फैमिली रिलेशनशिप के बारे में क्या हाईलाइट करता है ये पोएम, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा द कॉन्फ्लिक्ट डैट कैन अराइज फ्रॉम जनरेशनल डिफरेंसेस। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13 का। 14 देखिए, व्हाट इवेंट लेड द इमोशनल सेपरेशन बिटवीन द नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपका इस बार एग्जाम में आने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा द नरेटर डिपरेचर फॉर फॉरेन स्टडीज, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी आपका इस बार आने वाला है, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। और ऐसे भी हम आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर के आए हैं, तो पूरा देखिएगा। देखिए, हु आर द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसमें जो ये आपका चैप्टर है एक, इसका मेन कैरेक्टर कौन कौन है, इस कैरेक्टर में कौन कौन है, मतलब इसका कैरेक्टर इसमें किस किस के बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा टू यंग बॉय एंड देयर पेरेंट। 2 यंग बॉय थे और 2 ठो उनके पेरेंट मतलब माता पिता थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, और ये सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक बताए हैं उसमें से, इसे आप लोग भूल कर भी मिस मत कीजिएगा, ये आने वाला है। देखिए, हाउ ओल्ड वाज किंग टूटनखामुन व्हेन ही बिकम फराओ। जब टूटनखामुन फराओ बना था तो उसका एज कितना था। इस क्वेश्चन को आप लोग आंसर कमेंट करके बता दीजिए, सिर्फ ऑप्शन, ताकि हम मतलब आपको याद रह सके एग्ज़ाम में भी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ गया है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द एलिग्न प्लैनेट द ग्रीन मोमेंट रोल। इस चैप्टर आपका है, इसका सेंट्रल थीम क्या है, इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में बताया गया है, सो पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन एंड द रोल ऑफ द ग्रीन मूवमेंट इन सेइंग द प्लैनेट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं हम लोग। फ्रॉम वेयर वाज द प्रोफेसर गाइटेंडो ट्रेवल टू। प्रोफेसर गाइटेंडो थे, वे कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहे थे, सॉरी इसमें ऑप्शन छूट गया। देखिए ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉम पुणे टू बम्बे। ये पुणे से बम्बे ट्रेवल कर रहे थे, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, इसमें भी ऑप्शन छूट गया, कोई बात नहीं, ये ए है, बी है, ये सी है, ये डी है। व्हाट इज मेंट बाय कोरा। कोरा के मतलब आप लोग क्या समझते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्कम्बुलेशन। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट मिस्ट्री सराउंडिंग किंग टूट डेथ इन स्टील डिस्कस्ड इन डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यू। जो ये चैप्टर है, यहाँ ये चैप्टर आपका, इसमें क्या मिस्ट्री से है, मतलब मिस्ट्री है मतलब किंग टूट के बारे में। तो ये है कि उसका डेथ कैसे हुआ था, मतलब द एक्सट्रैक्ट कॉज ऑफ हिज डेथ विच रिमेन अनक्लियर डिस्पाइट इन्वेस्टिगेशन। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। हु आर द मेन कैरेक्टर इन द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के मेन कैरेक्टर कौन है, तो अहरम और मुराद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पे आप लोगों का, व्हाट डज द स्टोरी द एड्रेस एक्सप्लोर अबाउट द पोस्ट वार ट्रामा। तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द इमोशनल वेट ऑफ रिटर्निंग टू अ होम फील्ड विथ पेनफुल मेमोरीज। पेनफुल मेमोरीज के साथ इमोशन के साथ घर आना। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज फ्रिक्वेंटली यूज इन मदर्स डे टू एड ह्यूमर टू द स्टोरी। ह्यूमर मतलब स्टोरी में ह्यूमर देने के लिए मदर्स डे में कौन सा लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरनी का यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, हु इज द सेंट्रल फिगर ऑफ द घॉट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। इसका सेंट्रल फिगर कौन है, तो अमिताभ घोष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट मोरल डायलेमा डज डॉक्टर एंड्रयू फेस इन द बर्थ। जो द बर्थ चैप्टर है आप लोगों का, इसमें क्या डायलेमा आता है डॉक्टर एंड्रयू के पास, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेदर टू इंटरवेन विथ मॉडर्न मेडिकल प्रोड्यूसर और लेट नेचर लेट टेक इट कोर्स। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। हाउ डज द पोएम द टेल ऑफ द मेलन सिटी रिफ्लेक्ट ऑन द नेचर ऑफ द जस्टिस। द मेलन सिटी जो आप लोगों का चैप्टर है, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है नेचर के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट हाईलाइट हाउ जस्टिस कैन बी आर्बिट्री एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेवल फैक्टर्स। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, अब आसान क्वेश्चन आने वाला है। इन नोट मेकिंग व्हाट डज की पॉइंट रेफर टू। नोट मेकिंग में की पॉइंट जो हम लोग बोलते हैं वो क्या रेफर करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेन आइडिया एंड सपोर्टिंग डिटेल। जो की पॉइंट होता है किसी भी चीज़ का वो मेन आइडिया शो करता है, तो इसका मेन आइडिया एंड ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड वाइल राइटिंग अ समरी। समरी लिखते टाइम हम लोग किस चीज़ को अवॉइड करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्लूडिंग अननेसेसरी डिटेल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। विच ऑफ दिज इज अप्रोप्रिएट क्लोजिंग फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर को क्लोज कैसे करते हैं, तो योर फेथफुली के साथ और आपका नाम जो रहता है वो, और ये आप लोग याद रखिएगा कि योर्स के में यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। विच ऑफ दिस शुड बी फोकस इन नोट मेकिंग एक्सरसाइज। नोट मेकिंग में क्या हम लोग यूज करते हैं, किस चीज़ पे फोकस करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आइडेंटिफाई द राइटिंग डाउन इसेंशियल इंफॉर्मेशन। इसेंशियल इंफॉर्मेशन ज़रूरत वाली जितने भी होती है उसे लिखना ज़रूरी होता है। चलिए क्वेश्चन अभी ज़्यादा नहीं, 10 और क्वेश्चन बचा हुआ है, देख लीजिए फटाफट से। यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे टू ऑर्गेनाइज नोट्स। नोट्स लिखने का करेक्ट वे क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यूज हम लोग करते हैं हेडिंग, सब हेडिंग और बुलेट पॉइंट। ये आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो 12 में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नोट मेकिंग और समरी राइटिंग दोनों मिला करके आपका एग्ज़ाम में 8 नंबर का लिखने का आता है, और 2 नंबर मिला लीजिए 2 से 3 नंबर आता है, टोटल मिला लीजिए तो 10 नंबर लगभग ये 2 टॉपिक आपको देगा। और ये 12 में भी सेम चीज़ पढ़ना है, इसे आप लोग ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा 12 में। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ नोट मेकिंग इन एकेडमिक सेटिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का बी,
टू ऑर्गेनाइज एंड रिमेंबर की पॉइंट फॉर फ्यूचर यूज, फ्यूचर के यूज के लिए की पॉइंट को रिमेंबर करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। वेन राइटिंग अ लेटर टू गवर्नमेंट ऑफिशियल, गवर्नमेंट में ऑफिस के पास लिखना है, विच फॉर्मेट शुड बी फॉलोड, ऑफिस के पास लिखना है तो ऑफिशियल लेटर मतलब फॉर्मल लेटर हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए इनमें से फॉर्मल लेटर कौन है, देखिए इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर तो होगा नहीं। इनफॉर्मल लेटर अपना फ्रेंड, भाई बहन, माता पिता के पास लिखा जाता है। देखिए इनविटेशन लेटर फॉर्मेट, इनविटेशन तो हम लोग किसी को देंगे नहीं इसलिए ये भी नहीं होगा। और पर्सनल लेटर फॉर्मेट ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिजनेस लेटर फॉर्मेट। आपको सबसे सुटेबल जो आंसर होगा उसे चूज करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। विच ऑफ दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ गुड नोट, गुड नोट का बेस्ट फीचर क्या है, तो इसमें क्लियरिटी होना चाहिए और ब्रीविटी होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में इनमें से कौन सा सेंटेंस है सो पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का सी टोल्ड मी डैट सी वॉज बिजी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ट्रांसफॉर्मेशन, इनडायरेक्ट स्पीच कौन सा करेक्ट है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ही सेड दैट ही कुड नॉट फाइंड हिज की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। चूज द करेक्ट डिटर्मिनेंट, करेक्ट डिटर्मिनेंट कौन है उसे चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर ए, अ फ्यू स्टूडेंट्स पास्ट द एग्जाम। उसके बाद 38, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट इज यूज्ड विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो इसमें से प्लूरल कौन है वो आप लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से पूछा कौन प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो प्लूरल कौन है और जो काउंटेबल के साथ लगता है वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइनी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। चूज द करेक्ट डिटर्मिनेंट देयर इज, और यहाँ पे रिक्त स्थान है इसको हम लोगों को भरना है, वाटर इन द ग्लास। तो इसका आंसर हो जाएगा सम। देखिए सम, क्योंकि वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है और यहाँ पे देखिए एनी तो नेगेटिव के सेंस में यूज होता है, ये होगा नहीं। मैनी तो काउंटेबल नाउन है, ये भी नहीं होगा। और फ्यू भी काउंटेबल है इसलिए ये भी नहीं होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन इनकरेक्ट यूज ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का कौन सा अनकरेक्ट यूज इसमें से कहाँ पे किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही वांट्स अ एडवाइस ऑन हिज कैरियर। ये गलत है क्योंकि यहाँ पे देखिए ही इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, इन लगा हुआ है ये भी सही है इसमें इन। उसके बाद देयर इज एन एप्पल ऑन द टेबल, टेबल पे एप्पल रखा हुआ है तो इसलिए ऑन सही है। आई डोंट हैव एनी मनी लेफ्ट, मेरे पास कोई मनी बचा हुआ नहीं है, एनी ये भी सही है इसलिए यहाँ पे गलत पूछ रहा था तो यह ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए फिर कौन सा सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए उसका अपलोड करेंगे इसलिए कमेंट करके बता दीजिए। और चलिए फिर है मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।